हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद आशा। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये हमारी थर्ड वीडियो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस पर। इस पर पहले की दो वीडियोस में हमने कवर किया है अपना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। आज हम करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है वो देख लेते हैं। जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स थे, जिनकी वजह से जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्कवर किया गया था। और ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहले अब्राहम डिमोरे द्वारा, और जो कि किया गया था 1733 में। उसके बाद इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हुए और फिर से इसको डिस्कवर किया गया बाय कार्ल गोस 1809 में। क्योंकि ये कार्ल गोस ने किया था तो उनके नाम पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पड़ा है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं और एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एक और भी नाम है जो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम जानते हैं, जिससे जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन के से क्यों जानते हैं इसको, ये अभी थोड़े टाइम में आपको पता लग जाएगा आगे जैसे हम करेंगे। ओके, जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ लिमिटिंग फैक्टर्स थे, जिसकी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कवर हुआ था। सबसे मेन था कि जो हमारा बायनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन थे वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स पर ही काम करते थे। और अगर वेरिएबल आपका जो रैंडम वेरिएबल है उसका मैग्नीट्यूड ऐसा है कि वो कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो उस केस में हमारे बायनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही वर्क नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर बताया है इस पैराग्राफ में कि वाई वी नीड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे आपको क्या बताया कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल अगर है तो उस केस में बायनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वर्क नहीं करते हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पर काम करेगा। आपको जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि ये डिस्क्रीट जो है वेरिएबल क्या होता है और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। इसको ब्रीफली एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ये एक तरह से कंप्लीट वैल्यू होती है, और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है ये एक कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। जैसे सपोज़ कीजिए अगर आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि किसी कॉइन को टॉस करने पर जो रिज़ल्ट है वो क्या है, मान लीजिए कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम में पास होने या फेल होने की, तो रिज़ल्ट्स यही दोनों हैं, पास या फेल। ठीक है, रिज़ल्ट जो है दो ही होंगे, हम ऐसे नहीं कहेंगे कि 1.5 रिज़ल्ट या 2.5 रिज़ल्ट इस तरह से। बट जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है उसमें क्या होता है, जैसे वेट है, स्टूडेंट्स का वेट है, मान लीजिए सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स की हाइट को देखना है, तो ये हाइट जो है कंप्लीट होना, वैल्यू कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। वो ऐसे भी हो सकती है कि वेट जो है हमारा वो हो सकता है 5 फीट 7 इंचेस, या फिर जो वेट है वो हो सकता है आपका 60 kg 200 ग्राम लाइक दिस। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूस वेरिएबल में जो है वेरिएबल की वैल्यू जो है वो कॉन्टीन्यूस होती है। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप के जो है डाटा पर काम करता है। ओके, तो अभी हम कुछ जो है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स दे ही दी हैं, यहाँ पर एग्जांपल बता रखे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा वो एक तरह से हमारे रियल लाइफ में जो है क्लोजली फॉलो करता है। फिलहाल यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं, हाइट्स ऑफ सोल्जर, साइज ऑफ द थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन, एरर्स इन मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर, मार्क्स ऑफ ए टेस्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस पर काम करता है। ओके, मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल पर अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे मार्क्स ऑफ ए टेस्ट,
की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मार्क्स ऑफ ए टेस्ट में जो है आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं, मान लीजिए आउट ऑफ 10 8.5 मार्क्स आ सकते हैं, 9.5 मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। तो और जो है आपका हाइट ऑफ सोल्जर्स की बात करते हैं, हाइट ऑफ सोल्जर्स हमारी जो है 6 फीट 7 इंच हो सकती है, ठीक है। लाइक दिस, ये सारे एग्जांपल्स जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। ओके, अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये कुछ डायग्राम से मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो इन तीनों डायग्राम की बात करते हैं, तो ये तीनों ही डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डायग्राम नहीं है, बट आपको ये यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि कोई भी अगर आपके पास डाटा है तो वो किस तरह से बिहेव करेगा। यहाँ पर 3 डायग्राम्स दे रखे हैं, मैं नंबर दे देती हूँ। डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2 एंड डायग्राम नंबर 3। तो ये 3 डायग्राम आपके सामने हैं। तो इन 3 डायग्राम में कोई भी डायग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बट डाटा आपके पास किसी भी तरह का हो सकता है। तो उसको डाटा को समझने के लिए मैंने ये डायग्राम बताए हैं। जैसे कि आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट डायग्राम में कि जो हमारा डाटा है, चलो पहले दिखने से पहले आप थोड़ा सा ये देखिए कि तीनों डायग्राम में मीन हमारा कहाँ लाई करेगा, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ कहीं मीन होना चाहिए। सेकंड डायग्राम में हम बात करते हैं तो यहाँ कहीं मीन होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड डायग्राम में हम बात करते हैं तो यहाँ कहीं मीन होना चाहिए। ओके, तो ये मीन से हमें बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। आप ये देखिए कि हमारा जो है फर्स्ट डायग्राम में हमारा जो डाटा है वो स्प्रेड आउट देखिए लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा है। ओके, और जो हमारा यहाँ पर मोड वैल्यू है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं है, ठीक है। और दूसरे डायग्राम में मोड वैल्यू है जो हमारी यहाँ पर कहीं है, और थर्ड डायग्राम में हमारी कोई भी एग्जैक्टली मोड वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है उसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एक तरह से डाटा जो है वो स्प्रेड है लेफ़्ट की तरफ। इसको मैं इस तरह से एक बार कर्व की हेल्प से बनाकर दिखाती हूँ, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे जो लेफ़्ट की तरफ टेल ज़्यादा है, ठीक है। और सेकंड डायग्राम में अगर आपको यही कर्व दिखाई जाए तो ये हमारी राइट की तरफ टेल आ रही है, ठीक है। और थर्ड डायग्राम में तो हमारा जो डाटा किसी भी तरह से पर्टिकुलरली यह नहीं बता रहा है कि ये लेफ़्ट की तरफ है या राइट की तरफ है, हाँ, ठीक है। और हम थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाते हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है उसमें हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि एक टेस्ट कंडक्ट किया गया 140 मार्क्स का, ठीक है। वो थोड़ा सा इजी सा टेस्ट था, ठीक है। उसमें जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स 120 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है बहुत कम ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 या 60 या 80 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मार्क्स 100 120 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। और जो है सेकंड डायग्राम की बात करें तो सेकंड डायग्राम में जो है हमारा लेफ़्ट की तरफ तो जो हमारा है कि इसका मतलब हो सकता है कि जो हमारा टेस्ट था वो थोड़ा हार्ड है। हार्ड होने की वजह से हमारे जो है मार्क्स जो हैं, जो ज़्यादा मार्क्स जो है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं वो कम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड डायग्राम है उसमें तो जो टेस्ट है वो ना तो हमारा ज़्यादा हार्ड है ना ही इजी है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने तो अच्छी तैयारी करी है और कुछ स्टूडेंट्स ने अच्छी तैयारी नहीं करी है, जिससे टेस्ट का कोई एवरेज या कुछ इस तरह से नहीं पता चल पा रहा है कि कितने जो है पर्टिकुलरली किस तरफ जा रहा है, कि टेस्ट बच्चों को हार्ड लगा या इजी लगा। ओके, तो ये एक तरह से डाटा किस तरह से बिहेव कर रहा है वो आपको बताने की कोशिश की गई है। ओके, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। थोड़ा चलो इस डायग्राम की तरफ देखिए। ये हमारा इम्पोर्टेंट डायग्राम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे कि अगर हम बात करें मीन की, मीन कहीं यहाँ पर है, ठीक है।
और हम अब वही मार्क्स की बात करते हैं। तो ये एवरेज मार्क्स जो है हमारे वो की बात की जा रही है। एवरेज मार्क्स के लेफ़्ट की तरफ अगर हम देखें और राइट की तरफ हम देखें तो हमारा डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे नहीं हैं कि जो 0 के आसपास हैं, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे भी नहीं हैं जो 200 के आसपास हैं। ये एवरेज की तरफ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इस तरह जब डाटा बिहेव करता है तो ये एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है। ओके, अगर हम इस डाटा पर जो ये बार्स बने हुए हैं इस पर हम एक कर्व ड्रॉ कर दे, जो कि यहाँ पर ब्लू में ड्रॉ करके दिखा रखी है और जिसको मैं रिपीटली जो ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये एक तरह से आपको कर्व जो दिखाई जा रही है वो एक तरह से बेल की शेप ले रही है। ठीक है, आपके सामने एक बेल का भी आपको एग्जांपल दिया गया है। देखिए बेल की शेप को अगर हम देखें तो इस तरह की शेप होती है। ठीक है, तो जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है वो बेल शेप ले लेता है। तो मैंने अभी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फीचर है वो बताया कि जो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा होता है वो ना तो लेफ़्ट की तरफ बायस होता है ना ही राइट की तरफ बायस होता है। ये जो है बिल्कुल क्लोजली सेंट्रल वैल्यू के क्लोजली होता है। ठीक है, वैल्यू जो है इसकी इस तरह से दिखाई देती है, और इस पर अगर हम कर्व बनाते हैं तो वो कर्व जो शेप लेती है वो एक बेल की शेप लेती है। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम क्यों कहते हैं। ओके, चलो हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने यही बताया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व किस तरह से होती है, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर आ रही है वो हमारी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब आपको थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, वो इस पर्टिकुलरली जो स्क्रीन पर आप पर के पास आ रहा है उसमें आप देखिए, उसमें काफ़ी सारी जो है इम्पोर्टेंट फीचर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दिखाई गई हैं। देखिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। एक और चीज़ है कि सिमेट्री क्या है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, ये टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है। ओके, तो ये 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल एरिया कितना होता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो कर्व है वो हमारी कैसी होती है, कुछ इस तरह की। ठीक है, इस तरह की हमारी कर्व होती है, ये कर्व है। तो इस कर्व में ये बताया कि जो ये टोटल एरिया होता है, ये टोटल एरिया जिसको हम 1 कह लें या 100% कह लें, एस एक्सिस पर जो ये के अबव ये जो कर्व बनी हुई है उसका इस टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है, 1 कह लीजिए या इसको 100% कह लीजिए। ओके, तो इस 100% में जो हमारा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था ये वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू होती है। ओके, तो मीन वैल्यू के जो लेफ़्ट साइड का डाटा है वो भी 50% और राइट साइड का डाटा है वो भी 50%। एक तरह से बाइसिमेट्री बन जाती है। बाइसिमेट्री का मतलब क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है एरिया और जो है वो बाइसिमेट्री का रूप ले लेती है। अगर हम इसको मिरर इमेज कहें तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दोनों की तरफ इमेज इक्वल बनेगी। या हम कहें कि मीन ये कागज़ के टुकड़े पर इस तरह की कर्व बनाई जाए और शेप दे दी जाए इस नॉर्मल कर्व की, तो इसको अगर हम फोल्ड करेंगे तो एग्जैक्टली पूरा एक के ऊपर एक जो कवर हो जाएगा। ओके, तो इसको हम कहेंगे सिमेट्री। तो इसका मतलब फर्स्ट थिंग जो मैंने आपको बताया कि एरिया जो होता है वह टोटल 100% होता है। दूसरी मैंने बताया कि बाइसिमेट्री होती है, मीन्स एक तरह से मिरर इमेज लेता है और डाटा जो है 50% और 50% मीन के दोनों तरफ जो है डिवाइड होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये वाला पॉइंट जो है, जो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस। ये पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपकी मीन और मीडियन और मॉड ये तीनों जो हैं वो इक्वल होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस।
जैसे कि जैसे मैंने बताया कि ये जो लाइन है वो एवरेज लाइन है, इसका मतलब मैक्सिमम जो ये एक पॉइंट टिप है, सबसे पीक पॉइंट है इस कर्व का, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम मार्क्स का आना, ठीक है, उस जो है पॉइंट पर मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट के हैं। तो मोड भी क्या कहता है कि मैक्सिमम मार्क्स होना, ठीक है। तो और जो है मीडियन का मतलब क्या होता है कि आपका जो वो डिवाइड करे, ठीक है, टोटल जो हमारा डाटा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, तो इसलिए मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल होते हैं। तो इस जो पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, जिसमें मीन, मीडियन और मोड दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, तो क्लोजली आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए कि ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, आपको 3 पॉइंट्स बताए गए हैं। एक तो बताया गया है पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस क्या होता है, ठीक है, और एक बताया गया है कि मीन, मीडियन, मोड जो है वो आपस में इक्वल होते हैं इस पॉइंट पर, और बताया गया कि सिमिट्री होती है का मतलब क्या है, 50% जो है लेफ़्ट की तरफ और 50% राइट की तरफ जो है एरिया कवर होता है, और टोटल 100% एरिया होता है। ओके, तो ये हमने इसमें कुछ बातें समझने की कोशिश की है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है। तो उसके बाद और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझने के लिए आपको जैसे कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि ये हमारी एक तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, और जो बीच में है ये क्या है, हमारा मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मीन, मीडियन और मोड इस पॉइंट पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा जो पिक पॉइंट है ये हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, देखिए कि मीन से आगे जो एरिया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहेंगे कि ये कनकेव है, ठीक है। ये जो कर्व है ये कनकेव है। जब ये कोई भी कर्व अपनी कनकेविटी को से जो है चेंज करती है अपनी कनकेविटी को, तो हमारा जो है जो पॉइंट बनता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसको मैं थोड़ा सा और इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँगी कि जो हमारा मीन होता है, एग्जैक्टली मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमारा फर्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हमारा फर्स्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। आप देख लीजिए कि जो हमारी कर्व है इस पीक पॉइंट से जब हमारी ये कनकेविटी को चेंज करती है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जब अगर हम परपेंडिकुलर बेस में डालते हैं और जो हमारा एक्स एक्सिस बेस है वो 2 पार्ट्स में कट हो जाता है, तो कट होने पर जो हमारा पॉइंट बनता है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ये जो हमारी मीन के 2 साइड कहेंगे, हमारे इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 साइड्स हैं, ठीक है। तो अगर हम मीन में +1 स्टैंडर्ड डेविएशन कर देते हैं तो हमारा जो है राइट की तरफ होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर हम मीन में 1 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस कर देते हैं तो हमारा लेफ़्ट की तरफ होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन सकता है? नहीं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व होती है उस पर 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाए जा सकते हैं। इसको मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आपके पास एक जो है इस स्क्रीन पर एक कर्व बनी हुई है। इस कर्व को ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनाए गए हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूँ तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ये हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ये हमारा थर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये राइट की तरफ हमने देखा, ठीक है, इस कर्व के राइट की तरफ। अगर हम इस कर्व के लेफ्ट की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये सेकंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ये थर्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ओके, तो 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर हो सकते हैं। ओके, एक और बात हमारे माइंड में आ सकती है कि कितना एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा टोटल एरिया होता है वो कितना होता है, 100%। 100% अंडर द नॉर्मल कर्व हमारा एरिया होता है। तो ये 100% एरिया में जो हमारा मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, या मीन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो कितना कितना एरिया ये कवर करते हैं। एक थंब रूल है जिसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं एम्पिरिकल रूल। एम्पिरिकल रूल क्या है, 68
95, 99.7। क्या बोला? 68, 95, 99.7। ये एक तरह से आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो एरिया है वो पर्टिकुलरली जो है कवर करता है। मैं इसको अच्छे से क्लियर दोबारा से करना चाहूँगी कि जो हमारा मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें 68% एरिया कवर करता है आउट ऑफ 100%। मीन्स जो हमारा डाटा है टोटल उसमें 68% आउट ऑफ 100% मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एरिया कवर करता है। ओके, अगर हम बात करें आगे मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन में 95% जो एरिया है वो कवर करता है हमारे इस नॉर्मल कर्व के अंदर। ठीक है, अगर हम मीन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो 99.7% एरिया है वो कवर करता है। ठीक है, तो आई रिपीट कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 1, 2 एंड 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हो गए ये कैसे बने, ओके, और कितने हुए और कितना एरिया कवर करते हैं। तो थंब रूल क्या है, एम्पिरिकल रूल क्या है कि मीन प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 68% एरिया कवर करता है, मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 95% एरिया कवर करता है, मीन प्लस 3 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 99.7% एरिया कवर करता है। ओके, अभी आपके माइंड में एक चीज़ और आ रही होगी कि हमने तो 100% एरिया की बात की थी और यहाँ मैक्सिमम जो है वो दिखाया गया है 99.7%। तो ये क्या चीज़ है, इसको भी मैं आपको अभी क्लियर करती हूँ। अभी वापस आप इस जो स्क्रीन को अच्छे तरह से देख लीजिए कि मैं अब आपको इस डायग्राम की राइट साइड दिखा रही हूँ कि राइट साइड में जो हमारा एक्स एक्सिस है, ओके, ध्यान से देखिएगा, जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ऊपर जो ये नॉर्मल कर्व बना रही है कहीं भी इसको टच नहीं करती है। ओके, ये हमारी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक और फीचर है कि जो हमारी नॉर्मल कर्व होती है वो क्या होती है कि वो टच बिल्कुल भी नहीं करती है। ओके, ये एक तरह से जैसे जिसको कहेंगे इनडेफिनेट होती है। ओके, ये हमारी राइट साइड की तरफ भी इनडेफिनेट होती है और अगर हम बात करते हैं अपने लेफ़्ट साइड की तरफ तो लेफ़्ट साइड में भी हमारी एक तरह से यही चीज़ रहती है। लेफ़्ट साइड में भी आप देखेंगे जो हमारा एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा, और जो हमारी ये कर्व है ये टच नहीं करती है। ठीक है, वो हमारी टच नहीं करती है और इसका मतलब जो ये कर्व है ये इनडेफिनेटली हमारी आगे तक बढ़ती जाती है। तो 100% हम बात नहीं करते हैं। ओके, तो इसको हम एक जो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं एसिम्प्टोटिक। क्या वर्ड बोला? एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है कि जो हमारी कर्व है वो लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से बिल्कुल भी जो है टच नहीं करती है एक्स एक्सिस को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिम्प्टोटिक। ओके, तो मैंने आपको जो ये क्लियर किया है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं एक चीज़ और ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि जितनी भी हमने अभी तक बातें की वो मैं आपको यहाँ पर जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की 1 बाय 1 आपको रिपीट कर देती हूँ, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि इट इज़ बेल शेप्ड। ओके, आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी जो नॉर्मल कर्व है वो क्या होती है, एक तरह से बेल शेप्ड होती है। ओके, दूसरी बात, दूसरी क्या है की जो प्रॉपर्टी है कि हमारा जो मीन है, मीडियन है, वो मोड है, वो आपस में इक्वल होते हैं। इस पॉइंट पर जो हमारी मेन पॉइंट होता है जिसको हमने क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारे जो मीन, मीडियन और मोड है वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। किसी जगह पर आप मीन को म्यू लिखा हुआ नज़र आएगा तो म्यू एक तरह से मीन ही होता है और कुछ नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, इसमें एरिया की बात की गई है। एरिया 1 का मतलब टोटल जो हमारा एरिया होता है वो 100% होता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा कि इट इज़
सिमेट्रिकल अबाउट द मीन। सिमेट्रिकल अबाउट द मीन का मतलब होता है कि जो मीन है हमारा उसके जो लेफ्ट साइड है का एरिया है और राइट साइड का एरिया वो आपस में सिमेट्रिकल होता है, मीन्स 50% इक्वल होता है। ओके, फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इट इज़ एसिम्प्टोटिक। मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि एसिम्प्टोटिक, एसिम्प्टोटिक का मतलब क्या बताया आपको कि जो हमारी एक्स एक्सिस है उसको कर्व ना तो लेफ्ट से ना ही राइट से किसी भी साइड से ये इसको टच नहीं करती है, इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिक। कभी भी टच नहीं करती है, एक तरह से इनडेफिनेट होती है, इनडेफिनेटली एक्सटेंड होती रहती है दोनों ही डायरेक्शन में। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, इसमें जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली कंप्लीटली म्यू पर, म्यू मतलब मीन पर और स्टैंडर्ड डेविएशन पर है डिपेंड रहता है, इससे ही हमारा कंप्लीटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट हो जाता है। ओके, दीज वर द प्रॉपर्टीज़ अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आई होप कि आपको ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करें कि किस तरह से हमें इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना होता है, तो आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला आ गया होगा, देख पा रहे हैं आप फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो इस तरह से फाइंड आउट होगा। एक फॉर्मूला आपके सामने जो ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये टिपिकल फॉर्मूला है। हाँ, ये थोड़ा टिपिकल फॉर्मूला है। एक बार मैं आपको इसको बोल कर बताती हूँ कि ये फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन √2π मल्टीप्लाई e⁻−1/2 इंटू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला थोड़ा सा जो है हार्ड है, जो हमारे रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्मूले में थोड़ा सा जो है हार्ड की वजह से इस तरह से फाइंड आउट ना करके किसी और तरीके, एक और तरीका भी है इसको फाइंड आउट करने का, इसको मैं आपको अभी आगे बताती हूँ किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आपकी स्क्रीन पर अभी जो फॉर्मूला आया है वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे जनरली हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ही जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें जो है जेड वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। जेड वैल्यू को फाइंड आउट करके हम प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो जेड वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले को किस तरह से फाइंड आउट करना है वो अभी मैं आपको क्लियर करती हूँ। अभी हम देखते हैं, देखिए अब आपके सामने जो स्क्रीन आई है ये एक तरह से प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, प्रोबेबिलिटीज़ जो डिपिक्ट की जा सकती हैं एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व से की जा सकती हैं। जैसे कि ये आपके सामने एक नॉर्मल कर्व है इस तरह से, और जो ये ब्लू में मैंने आपको एरिया दिखाया हुआ है और इस तरह से जो रेड में एरिया दिखाया हुआ है, इस एरिया की हेल्प से हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो एरिया की वैल्यूज़ हैं स्टैटिस्टिक्स की बुक्स में आपको लास्ट में जैसे लॉगरिदम टेबल होती है वहाँ पर एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व मिल जाएगा, उसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, इसको मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि हमने अभी अभी देखा, देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये हमारा एक्स एक्सिस है। ओके, इस एक्स एक्सिस पर ये हमारी कर्व है, तो और ये हमारा बीच में मीन मीडियन मोड आपस में इक्वल होते हैं, ये हमारा मीन कह लीजिए, म्यू कह लीजिए, वो होता है। अब इसमें हमें एरिया किस तरह से फाइंड आउट करना है, हम जेड स्कोर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं एरिया। जेड स्कोर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, जेड इज इक्वल टू हम क्या करते हैं एक्स माइनस मीन कह लीजिए या फिर एक्स बार कह लीजिए, तो दोनों एक ही बात है, फिलहाल आप समझ लीजिए। मीन है ये हमारा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जेड स्कोर कैसे फाइंड आउट करना उसका फॉर्मूला दिखाया था। ये फॉर्मूला होता है हमारा जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो जेड क्या है, एक तरह से ये एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है, जेड स्कोर कहा जाता है इसको। और ये वैल्यूज़ एक्स बार मीन वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं, और यहाँ पर जो ये एक्स है ये हमारा रैंडम वेरिएबल है, रैंडम कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है z इज इक्वल टू 2.33,
ठीक है। इसको हम किस तरह से देखेंगे, इस को देखने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपनी जो है टेबल पीछे एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व एक टेबल है, उस टेबल में जाएंगे। उस टेबल में आप ये 2.33 की वैल्यू को देखेंगे। सपोज 2.33 की वैल्यू जो आपकी आई है वो आपकी कुछ भी हो सकती है, वो वैल्यू को आप देखेंगे। वो वैल्यू हमारी जितनी भी होगी उसको हम इस तरह से कवर करेंगे, एरिया को शेड करेंगे, तो ये हमारा एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, इसको हम अभी एक एग्जांपल की हेल्प से भी करेंगे। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है, उसमें क्या लिखा हुआ है, मीन हाइट मीन्स एक्स बार, मीन हाइट मीन्स एक्स बार ऑफ बॉयज़ इन ए क्लास इज़ 147 सेंटीमीटर। ओके, एक्स बार जो है वो आपको 147 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट बीइंग ग्रेटर दैन 152 सेंटीमीटर। अब आपको ये देखना है कि बिना मेज़रमेंट किए क्लास के सभी बॉयज़ का, कि आपको ये तो पता है कि किसी ने आपको ये क्लियर किया है कि इस क्लास के स्टूडेंट्स की जो मीन हाइट है, एवरेज हाइट है 140 सेंटीमीटर है, लेकिन आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसकी हाइट 152 सेंटीमीटर से भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो वो फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्यों दे रखा है। जैसे आपको ये कहा कि एवरेज हाइट जो है वो 147 सेंटीमीटर है। ओके, क्या बताया कि एवरेज हाइट जो है वो 140 सेंटीमीटर आपको गिवन है। 140 सेंटीमीटर एवरेज हाइट का मतलब ये तो ज़रूरी नहीं कि हर एक जो बॉय है क्लास में उसकी सबकी, मान लीजिए 30 बॉयज़ हैं, 30 बॉयज़ की हाइट का 147 सेंटीमीटर का होना जो है इम्पॉसिबल है। ओके, किसी की हाइट जो होगी वो 145 सेंटीमीटर भी हो सकती है, किसी की हाइट जो है 153 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो ये हाइट जो है कम ज़्यादा किसी ना किसी की मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पर ये बताया गया 147 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन मैक्सिमम कितना है, 3 सेंटीमीटर है। मीन्स 3 ऊपर या 3 नीचे इतना ही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है उसमें, मतलब जो वैल्यूज़ में। ओके, तो 3 सेंटीमीटर के अंदर की वैल्यूज़ आपके इसके अंदर है। ओके, तो अब आपको फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि उनकी 152 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ओके, तो 152 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अगर मैं आपको ग्रेटर से पहले ये बता दूं, अगर आपसे ये कहा जाए कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट बीइंग इक्वल टू 152 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये क्लियर हो जाता है तो ग्रेटर दैन की भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो अभी हम वापस से वो फॉर्मूला जो है वो फाइंड आउट जो था हम करते हैं। हमें मालूम है कि जो है हमारा z का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, जिसमें हमारा x रैंडम जो वेरिएबल है वो कितना है, 152 सेंटीमीटर। तो हम 152 सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे, माइनस जो हमारा मीन है वो गिवन है 147 सेंटीमीटर। ओके, अब डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है, 3। अब अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1.67। ओके, ये 1.67 आ गया। ओके, तो अभी आपकी जेड स्कोर आया 1.67। आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइट इक्वल टू 152 सेंटीमीटर। ग्रेटर को मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले इक्वल टू 152 सेंटीमीटर करने के लिए आप क्या करोगे, वो हमें जो है प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं या नहीं वो देखने के लिए एक टेबल है, टेबल मैं आपको दिखाती हूँ कैसी होगी। इस तरह की आपको टेबल आपकी बुक में पीछे से नज़र आ जाएगी। ओके, तो इस तरह की टेबल से आप वैल्यू देख सकते हैं। मैंने वैल्यू जो है 1.67 की वैल्यू हाईलाइट कर रखी है, ये आपके सामने ये हाईलाइट कर रखी है। इसको हम किस तरह से देखेंगे, इस वैल्यू को 1.67 को देखने के लिए आप जो लेफ़्ट में जेड स्कोर की वैल्यू है, ये हमारा जेड स्कोर है। ओके, इस पर 1.67 में आप क्या चले जाइए, इस तरह से चले जाइए, और जो 7 में जो है ये वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आपकी होगी जेड स्कोर की वैल्यू, जो कि दिखाई जा रही है कितनी, 0.4525।
ठीक है। आई होप कि आपको दिखाई दे रही होगी ये वैल्यू 0.4525, ये वैल्यू हमारी जेड स्कोर की हो गई। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है एग्जैक्टली 152 सेंटीमीटर वाले बच्चे को की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आप बताओगे? 0.4525। इसको हम क्या कहेंगे? 45.25% चांसेस हैं कि जो एज आ स्टूडेंट हमें मिल जाए। 45.25% चांसेस हैं कि इतनी मतलब हाइट तक का बच्चा की प्रोबेबिलिटी है। ओके, लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो आपकी मीन हाइट है वो ग्रेटर देन 152 सेंटीमीटर। ओके, मीन हाइट ग्रेटर देन 152 सेंटीमीटर करने के लिए अभी हमने जो सेट स्कोर निकाला था वो कितना निकाला था? 1.67 निकाला था। ओके, 1.67 निकाला था और इसकी एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फाइंड आउट किया था। एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व जब हमने फाइंड किया था तो वो कितना आया था? जो अभी हमने फाइंड आउट देखा था कितनी वैल्यू थी? 0.4525। ये तो हमारी क्या वैल्यू थी? अगर इक्वल होता, हमें इससे ग्रेटर की बात करनी है, तो इसको कैसे करते हैं इसको मैं अभी आपको ब्लैंक स्क्रीन पर एक बताती हूँ। देखिए, ये हमारी नॉर्मल कर्व है। ओके, ये मीन मीडियन मोड है। अगर हमने कहा कि z की वैल्यू 0.4525 है, ठीक है, 0.4525 ये हमने एक अंदाजे से ही देखना होता है। अगर सिर्फ 0.4525 पूछा जाए तो जो ये एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, टोटल इस तरह से जो मैं आपको शेड करके दिखा रही हूँ, ये कितना है? 0.4525। लेकिन हमें क्या बताना है कि हाइट 0.4525, मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 152 सेंटीमीटर की है। लेकिन इससे अगर हमें ज़्यादा ग्रेटर देन जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए तो एरिया कौन सा हमारा होगा? तो उसके लिए जो एरिया होगा इसके बाद वाले एरिया को हम कहेंगे, ओके, जो हमारा कवर करेगा 152 सेंटीमीटर से अबव। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा आप बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी वो वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जो टोटल एरिया होता है वो 100% होता है। ओके, लेकिन जो मीन से हमें राइट की तरफ देखना है क्योंकि हमें ग्रेटर की बात की है, ठीक है, तो ये एरिया कितना होगा? 50%। 50% का मतलब क्या होगा? 0.5। ओके, अब ये टोटल अगर 0.5 है, इतना एरिया 0.5 है, जिसमें से जो ये वाला एरिया हमने देखा, ये वाला एरिया वो है 0.4525। अगर हमने 0.5 में से 0.4525 को डिडक्ट कर देंगे तो हमारा एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो वो हमारी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0475। इसका मतलब क्या हुआ? कितने चांसेस हैं जो हमारे ऐसा स्टूडेंट हमें मिल जाएगा? इसके हम बात करें 4.75% चांसेस हैं जो हमें एग्जैक्टली जो है 152 सेंटीमीटर से ग्रेटर हाइट का कोई स्टूडेंट हमें मिले। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी को। ओके, अगर हमें ये कहा जाता ग्रेटर की जगह लेस देन कहा जाता तो उस केस में क्या करेंगे? हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे। ओके, ग्रेटर की जगह हमें क्या कहा जाता कि हमें लेस देन, तो हमें इस तरह से लेफ़्ट की तरफ जाना होगा। ओके, तो डिपेंड करता है हमसे क्वेश्चन में किस तरह की प्रोबेबिलिटी को पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये एरिया जो है वो फाइंड आउट करना होता है। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया है। ओके, इस जो है टेबल की हेल्प से हमें ये फाइंड आउट करना होता है। ओके, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम है, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इसका आंसर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आई होप कि आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आपकी जो रेफरेंस बुक्स हैं उसमें से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और आई होप कि आपको जो है क्लियर हो जाएंगे। बेसिकली आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अच्छे से समझना है, फिर उसके बाद इसका एरिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो देखना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।